विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी वैसे वैसे बच्चे फील्ड के अंदर आ रहे थे। शिक्षक बच्चे के लाइन लगाने के लिए उन्हें आवाज देते हैं। बच्चे लाइन में लग जाते हैं, पूरी प्रार्थना हो जाती है, लेकिन शिक्षक बेइंतहा परेशान थे। आज कुछ परेशानी का कारण भी था। प्रार्थना जैसे ही खत्म होने की ओर थी, तभी शिक्षक बच्चे से कहते कि ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो आज नहाकर नहीं आए हैं। तभी बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो जाते हैं। सबके सब बच्चे कहते हैं कि हम तो नहा करके आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो नहा करके नहीं आए थे। शिक्षक को उन पे गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि यदि तुम कल नहा के नहीं आए तो तुम्हारी कल बहुत ज्यादा खबर लूंगा, पिटाई करूंगा। शिक्षक जब ये आदेश दिया तो बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद शिक्षक फिर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अगले दिन दुर्गंध का जो लिमिट था वो बढ़ रहा था। उन्हें फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चे से पूछा कौन कौन ऐसे बच्चे जो नहाकर नहीं आए थे, कहने की बात भी। तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं कि सर हम नहाकर नहीं आए। शिक्षक को गुस्सा आता है, 2-2 डंडियां मारी जाती है और कहा जाता है यदि कल विद्यालय आना है तो नहा करके आना है। ये विद्यालय में अगर नहाए बिना आए तो तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा दिन भी आता और तीसरे दिन भी ठीक वैसी स्थिति थी। दुर्गंध लगातार आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुर्गंध इन बच्चों में से आ रही है। प्राइमरी पाठशाला का जो मामला था, शिक्षक को गुस्सा आता है और आप बेवजह कई बच्चों को पीट दिया और कहा कि यदि विद्यालय में आओगे तो नहा करके आओगे। चौथा दिन आ जाता। चौथे दिन में कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही थी और जब प्रार्थना के बाद शिक्षक ने पूछा कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो नहाकर नहीं आए हैं, तो सभी बच्चे हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं नहा करके भी आए हैं और कपड़े भी धुलवा करके पहन के आए हैं। मम्मी पापा से कहा रोज डांट पड़ती है, आप कपड़े साफ सुथरे क्यों नहीं पहनाते हैं। चौथा दिन था। शिक्षक परेशान हो जाते, तभी एक बच्चे को गांव के प्रधान जी के पास भेजा जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है कि जल्दी से विद्यालय में आइए। प्रधान जी भी शिक्षक की बात सुनने के बाद सीधा विद्यालय में आते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है गुरुजी, कैसे परेशान हो रहे हो। तभी वो कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं लगातार दुर्गंध आ रही है। मुझे लग रहा था बच्चों के अंदर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन माजरा कुछ और ही है, आप जरा पता तो कराइए। तभी गांव के एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी जब सफाई कर्मचारी को लेकर के आते तब उसे देखा जाता है किधर से बदबू आ रही, किधर से दुर्गंध आ रही है। तभी वो रूम ढूंढता ढूंढता एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ है। उसी शौचालय के पास एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था जिस पर एक पत्थर सा रखा हुआ था। अब वो सभी को ये शक था कि शायद इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। तभी सफाई कर्मचारी को उस सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है। वो जाकर के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी जिसके अंदर से ज्यादा ही दुर्गंध आ रही। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। लाश भी किसी और की नहीं थी, स्टूडेंट की थी, छात्र की थी। और जैसे ये पता पूरे गांव में चलता है, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस आती है। तब जाकर के कहीं पता चलता है कि इस बदबू आने का कारण क्या है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, अपने आप में वाकई काफी चिंता का विषय करने वाला, परेशान करने वाली है। एक बच्चा जिसकी उम्र 15-16 साल थी, उस बच्चे की एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली, और इसी जिले का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की। रात के लगभग 9 बजे होंगे। इस घर का जो मालिक है वीरेंद्र त्रिपाठी, उसका बेटा है 15 साल का जिसका नाम है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो आज घर नहीं आया था। माँ और बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसी कौन सी जगह थी जहां इस बच्चे को तलाश नहीं किया गया था। आसपास के घर हो या उसके दोस्त हो, उसके विद्यालय के शिक्षक हो या जहां जहां उसका आना जाना था वहां वहां के लोग हों, सभी के पास बारी बारी जाया जाता, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने पिंटू को देखा है। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती। तभी एक गांव के आसपास के लोग परेशान होकर के सीधा इकट्ठा होकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। लालगंज के थाने में जाकर के एसएचओ से कहते हैं कि साहब मेरा बेटा स्कूल गया था, मैंने विद्यालय में भी जाकर के पता किया, वो विद्यालय पढ़ने के लिए गया था लेकिन विद्यालय में वो बच्चा नहीं मिला। तभी उससे पूछा जाता कि वो कहाँ पढ़ता था, तो वो लालगंज में ही एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें वो कक्षा 10 का छात्र रहा था। अब उस विद्यालय के में भी जाकर के पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, छात्रों से पूछा, सभी ने कहा कि हमने तो अंतिम घंटे तक देखा था, ये विद्यालय में जैसे रोज की तरह आता था, आज भी रोज की तरह आया था। विद्यालय की जब छुट्टी होती है तभी यहाँ से वो गया था, लेकिन वहां यहाँ पे वो अब घर नहीं पहुंचा था तो कहाँ गया था। सभी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब ये एसएचओ कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप उसको तलाश कराइए, हम सुबह 10 बजे इसको देखेंगे,
अगर यदि 10 बजे तक वो लौट करके नहीं आता है तो समझ लेना मैं इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और इसको पड़ताल करेंगे, आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू कहाँ चला गया। जब इस बात की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, पूरे रात निकल जाती है उसके पिताजी वीरेंद्र को, और वो अपने पड़ोसी, अपने घर में जो एक किराएदार होता है जो धर्मेंद्र, उसके साथ मिल करके पूरी रात एक अपने बेटे की तलाश करते रहते, लेकिन बेटा नहीं मिलता, घर नहीं पहुंचते, और ये बड़ी संख्या में 10, 15, 20 लोग थे। फिर रातों रात ढूंढते ढूंढते थाने पहुंच जाते, कहते कि साहब हमने पूरी रात पिंटू की तलाश किया था लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा है। माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोगों को तरस आ रहा था कि आखिरकार इनका बेटा गया तो कहाँ गया, क्योंकि इससे पहले कभी उसने कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने गुमशुदगी दर्ज किया और दर्ज करने के बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया। इसके अलावा एक अभियान चला है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उस बच्चों को तलाशने के लिए जुट जाते हैं और हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। 14 जुलाई को गायब होता, 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 16, 17, 18 इस तरह से एक एक दिन करके गुजरने लगता। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तब कहीं जाकर के पुलिस वालों की चिंता बढ़ने लगती, क्योंकि अब ये बात केवल इस घर तक सीमित नहीं थी, आसपास तक सीमित नहीं थी, बल्कि लालगंज, उस लालगंज के जितने भी दुकान है उसको बंद करा दिया गया। लोग सड़कों पे उतर आए, हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे भी हंगामे की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी थे रायबरेली के, वो भी मौके पे आ जाते हैं। मौके पे आने के बाद इस मामले की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ गया है। इधर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे थे। 7 दिन बीत जाने के बाद जब बच्चा नहीं मिलता तो लगातार उबाल बढ़ रहा था। तभी उच्च अधिकारी एसडीएम, एसएसपी वगैरह मौके पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उस बच्चे की तलाश करके हम आपको दे देंगे। जब बात 3 दिन की मोहलत मांगी तो सबके सब लोग शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है। जैसे धरना प्रदर्शन खत्म होता है, अब कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अब 3 दिन भी बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के पुलिस वालों की और चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में जो इस लड़के के जो पापा होते हैं, पिंटू के पापा वीरेंद्र, पुलिस के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि साहब एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दरअसल वो बात कुछ और नहीं थी, बल्कि जैसे इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन एक घर में पर्ची आकर के गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो आप मुझे 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो और सीधा तुम्हें आना है उस एसटीडी बूथ के पास। एसटीडी बूथ के पास जाने के लिए आदेश दिया गया था। ये उस पर्चे के आधार पे एक तरफ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में उबाल आ रहा है, दूसरी तरफ इसके बाप ने इस बात को छुपा करके रखा था, क्योंकि जब एसटीडी बूथ पे जाता है तो एक फोन आता है और फोन सुनता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए का इंतजाम करना। जिस तरह से पूरे शहर में हंगामा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको खत्म कराइए, 5 लाख रुपए का इंतजाम करिए। पुलिस वालों को अगर तुमने बताने की कोशिश की कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठे हुए। अब बाप करे तो करे क्या। गांव के आसपास के शहर के लोगों को सिंपैथी उसके प्रति बढ़ रही थी और बच्चे के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी। तभी पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से लेते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच यानी 3 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि अब 14 जुलाई को गायब होता था और 24 जुलाई को जो एक पास का गांव होता है, गांव पहाड़ीपुर मजरे भाई, वहां पे एक विद्यालय में से लगातार बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। पता चलता है कि दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय के सेप्टिक टैंक से आ रही थी। जैसे वो लाश निकल के आती है उसके कपड़ों के यानी उसके यूनिफॉर्म के आधार से पता चल जाता मरने वाला कोई और नहीं बल्कि पिंटू है, क्योंकि पिंटू यही लालगंज में रहने वाला है। लालगंज का वो बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो पास के गांव में प्राइमरी विद्यालय के सेफ्टी टैंक में मिलना, ये पुलिस के लिए चिंता का विषय था। और ये पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस कई दिन बीत जाता है, पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता, पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता जिसके आधार पर ये कह सके कि आखिरकार हत्यारा कौन था। पुलिस फिर इस बच्चे की कमरे की तलाशी लेती है जहां उसकी किताबें रखी हुई थी। किताबों की तलाश करते करते ये किताब ऐसे मिलती है जिस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती, कुछ ऐसी अश्लील बातें लिखी हुई थी। उस किताब को देख देख करके एक सामान्य बच्चा ऐसी किताब पढ़ ही नहीं सकते। पुलिस वालों ने इसी बात का अंदाजा लगाया। उस किताब का जब पन्ने पर आखिरी पन्ने पर श्याम लिखा हुआ था और जैसे उस श्याम को पढ़ते तो सब के सब वहां पे जो आसपास के लोग थे कहे श्याम तो जो लालगंज का बस स्टैंड है वहां पर दुकानदार है, उसके दुकान का नाम श्याम है, श्याम बुक डिपो। तभी पुलिस उस बुक डिपो वाले के पास पुलिस जाते हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि पुलिस को कुछ सबूत कोई ऐसी चीज हासिल ही नहीं हुई थी जिसके आधार पे हत्यारे तक पहुंच सके। लेकिन जब शाम के पास पहुंचते हैं तो श्याम
कहते हैं कि ये किताब हमारे यहाँ का लिखे हुए हैं और हम मेरे ही हाथ के लिखा हुआ श्याम। वो पूछते हैं कि तुम क्या बता सकते हो इस किताब के बारे में? बताएं। ये नई किताब, एक बच्चा है जो इसका नाम पिंटू है, जो 14-15 साल का, इस किताब को लेने के लिए हर 10 दिन में दिन 15वें दिन किताब लेकर के आता है, लेने के लिए आता है और ऐसी किताब लेकर के चला जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है सर कि इसकी किताब में एक ऐसा लेटर लिखा था, जिस लेटर को देख करके हम हैरत में थे, परेशान थे। मैंने सोचा जब वो वापिस आएगा तो मैं उस किताब के साथ उस लेटर को भी दे दूंगा। असल में वो किताब में जो लेटर था, उस लेटर के अंदर ये लिखा था कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसलिए अभी तुम कुछ दिनों के लिए शांत हो जाना और ये किताब अभी लेकर मत आना। इसमें कुछ बवाल ना हो जाए बेटा पिंटू, अपना ख्याल रखना। जब इस लेटर को लिखे हुए को जब पुलिस वाले आप देखते हैं, देखकर हैरान थे कि एक ये लेटर लिखा किसने होगा, तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि इस लड़के का किसी न किसी महिला से कनेक्शन है। अब ये अंकल किसको कहता है? अब ये आसपास के घरों में ये सब जितने भी लोग थे सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, तभी बातचीत से पता चलता है कि अंकल ये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में जो रहने वाला धर्मेंद्र है उसको अंकल कहता है, जो किराएदार है। और उस किराएदार यानी धर्मेंद्र को जो पुलिस बुलाती है तो उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी से उस हैंड राइटिंग से मेल कर जाता है। उसकी पत्नी भी ऐसा ही लेटर पढ़ा करती थी। जब डांट फटकार कर पूछा जाता है कि तुम्हें ये लेटर क्यों लिखा, क्या बात है इसके पीछे, तब वो कहते हैं कि सर एक दिन मैं उस श्याम बुक डिपो से किताब खरीद रही थी, मुझे ऐसी किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था जिसमें कुछ ऐसी गंदी सती बातें लिखी होती थी। लेकिन मैं नॉवेल लेने के लिए जाया करता था, इसलिए मुझे कोई बहाना नहीं मिला। तो पिंटू से उस कुछ दुकान से खरीदारी करता हुआ दिखता है तो कहते हैं कि पिंटू तुम ये किताबें तुम अपने नाम से अलॉट कर लिया करो, मुझे ला करके दे दिया करो। ऐसे ही वो लड़का किताबें लेकर के वहाँ पे आता है। किताबें लेने के बाद ये महिला जब इस किताब को पढ़ रही थी, बच्चा को अपने पास में बिठाया हुआ था जिसका उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास थी। महिला की उम्र 30-32 साल के आसपास थी। वो किताब पढ़ते पढ़ते कब उत्तेजित हो जाते हैं, उस बच्चे के साथ में जबरदस्ती कर बैठती है। पहले दिन तो उस बच्चे को थोड़ा सा ऑड लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन ये उसकी आदत में आ जाता है। अब इस किराएदार जब घर में नहीं होता था तभी उस स्कूल के बाद में या जब भी मौका मिलता था रात बिरात में उस बच्चे को अपने पास बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। लंबे समय से ऐसा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कोई कल्पना नहीं की थी। उसके पति को उस किताब मिल जाती है। किताब मिलने के बाद थोड़ा शक होता है और पूछता है उसका पति कि ये किताब आखिरकार किसकी है, क्या है, तो उस औरत ने तमाम तरीके से बहाना शुरू कर देती है। कोई सफलता नहीं मिलता तो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापिस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे वो लखनऊ के लिए निकला, घंटे 2 घंटे के बाद वो अपने उस मकान मालिक के बेटे पिंटू को अपने घर बुला लिया। बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी अचानक उसका पति धर्मेंद्र आ जाता है। धर्मेंद्र जब अपनी आंखों से झरोखों से झांक करके देखता तो उसकी पत्नी उसके बेटे के साथ गलत अवस्था में थे, दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी वो अंदर गुस्से में जाता है, डांट डपट फटकार करता है। लड़का तो अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वो बेइंतहा मारपीट करता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि ये सब कब से चल रहा। तो पता चलता है कई महीने से ऐसे ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे थे। तभी उसे गुस्सा आता है धर्मेंद्र को और यहीं से वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब वह स्कूल से पढ़कर आ रहा था तभी धर्मेंद्र उसके स्कूल के पास पहुंच जाता है। कहता है बेटा पिंटू, तुम घर जा रहे हो, मैं भी तो उधर जा रहा था और मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बजाय उसको घर छोड़ने के पास का जो गाँव होता है उस पास के गाँव लेकर के जाता है पहाड़ीपुर में। और पहाड़ीपुर में एक नरेश श्रीवास्तव उसके घर ले जा करके कहता है थोड़ी देर यहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर घर चलते हैं। यहाँ पहले से ही राधेश्याम और पंकज भी मौजूद थे। इन चारों लोगों ने मिलकर के, राधेश्याम, पंकज, नरेश श्रीवास्तव और ये बैठ करके वहाँ पे शराब वराब पीते हैं। उस लड़के को पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के ने शराब पीने से मना कर दिया। और तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे कैसे करते थे। लड़का जैसे जैसे बात बता रहा था, जैसे जैसे उसने शुरुआत बताई, आखिरी बताया, मिड बताया, उसकी पत्नी के साथ संबंधों की बातें बताई, वैसे वैसे धर्मेंद्र का गुस्सा बढ़ता चला जाता है और उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। जैसे अंधेरा होता है, पहाड़ीपुर का जो गांव है, विद्यालय प्राइमरी पाठशाला, उसमें तीनों चारों जाते हैं। वहाँ के सेफ्टी टैंक का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको भारी वजनी होता है, उसको हटा करके डेड बॉडी को उसके अंदर डाल देते हैं। उधर तो हंगामा हो रहा था, उधर धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लाश सड़ रही थी और सड़ते सड़ते जब ज़्यादा दुर्गंध आती है तो पता चल जाता है कि लाश किसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। जो चारों दोस्त होते हैं, साथ ही जो महिला होती है, उस महिला का इस हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन शुरुआत सामाजिक स्तर से जो गड़बड़ी थी उस महिला ने की थी। उस महिला ने उस बच्चे का गलत फायदा उठा करके उसके साथ लगातार
शारीरिक संबंध बना रही थी, जो बिल्कुल गलत था। पुलिस ने उस महिला को छोड़ते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, आपके बच्चे कहाँ किसके साथ उठते बैठते हैं। अपने बच्चों के जो बैग होते हैं उनके भी समय समय पे चेक करते रहें। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, सब बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल को भी बीच बीच में चेक करते रहें और देखते रहें कि बच्चा किसके संपर्क में है, किसके बीच में संपर्क में नहीं। ऐसा ना हो बच्चे गलत रास्ते पे चल जाए, उसके जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग जाए, जैसे कि आज पिंटू श्रीवास्तव की जिंदगी में ब्रेक लग गया था। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद,